आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मिराज अहमद और आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है यहाँ पे HF HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है, कारण बताए। देखिए जितना भी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पहले भी 4 वीडियो बना है, जितना भी बनाया जा रहा है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड है, ज्यादातर चांस है कि एग्जाम में आएगा। इससे पिछले वाले एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, यानी अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि HF HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है, कारण बताएं। HF HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है, कारण बताएं। इससे जाने से पहले आप जानिए, जो आप आवर्त सारणी पढ़े होंगे उसमें वर्ग 15 में जो तत्व हैं, जो हैलोजन तत्व कहे जाते हैं, फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। ठीक है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको क्या कहा जाता है? हैलोजन तत्व कहा जाता है। अब देखिए, चूंकि क्वेश्चन है कि HF HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है, तो हैलोजन तत्वों में हाइड्रोजन के साथ संयोग करने के बाद जिसका ज्यादा बंधन पाया जाएगा, यानी बंधन की लंबाई जिसको कहा जाता है ज्यादा होगा, वह जो है प्रबल अम्ल होगा, और जिसका कम होगा वह दुर्बल अम्ल होगा। अब होता क्या है, F भी H से संयोग करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, यानी कि ये बनाता है HF बनाता है, ये HCl बनाता है, ये HBr बनाता है, और ये HI बनाता है। हमें क्वेश्चन ये है HF HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है, कारण बताए है, लेकिन इसका रीजन बताना है क्यों है। तो देखिए, HF जो बनाता है इसमें जो बंधन की लंबाई होती है, बंधन की लंबाई समझ रहे हैं ना, जब दो परमाणु बनाएंगे तो इस परमाणु, यानी कि मान लीजिए एक ये परमाणु है, एक ये परमाणु है, तो इसके केंद्र से और इसके केंद्र से बीच की जो दूरी होती है ना, वही बंधन की लंबाई कहलाती है। तो इसके बंधन की लंबाई और इसके बंधन की लंबाई में अंतर होता है। इसके बंधन की लंबाई कम होता है और इसके बंधन की लंबाई अधिक होता है। ठीक है ना। HF की बंधन की लंबाई क्या होगा? कम होगा। HI के बंधन की लंबाई क्या होगा? अधिक होगा। जिसका बंधन की लंबाई कम होगा वह जो है दुर्बल अम्ल होगा, जिसके बंधन की लंबाई अधिक होगा वह प्रबल अम्ल होगा। कारण, क्योंकि HF जो है जब जल में घुलेगा तो आंशिक रूप से हाइड्रोजन आयन देगा, और HI जो जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन पूर्ण रूप से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देगा। अम्ल का यही डिफिनीशन आप पढ़े होंगे, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल में। तो प्रबल अम्ल में आपको बताया गया होगा कि वैसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता है वो प्रबल अम्ल है, और वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता है वह दुर्बल अम्ल है। तो यह HF जो है इसके बंधन की लंबाई कम है, या जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि HI जो है जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो यह हो गया प्रबल अम्ल और यह हो गया दुर्बल अम्ल, यानी कि यह जो है दुर्बल अम्ल है और ये प्रबल अम्ल है। यही तो क्वेश्चन था, HF HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है, कारण बताए। कारण समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, NH3 का क्वथनांक PH3 के क्वथनांक से ज्यादा होता है, क्यों? तो NH3 के अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। NH3 के अणु में जो है हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, मजबूत हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, जबकि PH3 में यह न के बराबर पाया जाता है। NH3 में मजबूत हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, जबकि PH3 में यह बंधन नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन आबंध नहीं पाया जाता है, जिसके कारण जब इसका मजबूत हाइड्रोजन आबंध होता है तो इसे तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात इसका क्वथनांक अधिक होगा।
और इसमें आबंध जो है होता है लेकिन ना के बराबर होता है, तो इसे तोड़ने के लिए आसानी होती है, अर्थात इसका क्वथनांक क्या होगा, कमजोर होगा। फिर से एक बार सुन लेते हैं इसको। NH3 में हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, NH3 में हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, जबकि PH3 में ना के बराबर यानी ना ही कह लीजिए पाया जाता है। तो इसका आबंध मजबूत होता है, अर्थात इसे तोड़ने के लिए अधिक उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात इसका क्वथनांक जो होगा अधिक होगा, जबकि PH3 का क्वथनांक कम होगा। चलिए इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, व्याख्या करें कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस है। व्याख्या करें H2O द्रव है जबकि H2S गैस है। चलिए H2O में OH आबंध और H2S में होगा आपका SH, जी SH आबंध। ध्यान समझिएगा, सारे क्वेश्चन जो भी बताया जा रहा है ये एग्जाम से रिलेटेड है, ज्यादातर चांसेस है कि एग्जाम में आएगा। H2O में OH आबंध H2S में SH आबंध से अधिक ध्रुवीय होता है। H2O में OH आबंध H2S में SH आबंध से, यानी इसमें OH आबंध पाया जाता है और इसमें SH आबंध पाया जाता है, लेकिन यह जो है SH आबंध से अधिक ध्रुवीय होता है, अर्थात उसमें अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, उसमें अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि H2S में यह लगभग न के बराबर होता है। फिर से एक बार सुन लेते हैं। H2O में का OH आबंध और H2S में का SH आबंध में SH से OH जो होता है अधिक ध्रुवीय होता है, अर्थात H2O में OH आबंध जो है अंतराणिक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि SH में न के बराबर होता है। इसी कारण जो है H2O अणु जो है जुड़कर द्रव बना लेता है, H2 अणु जो है जुड़कर द्रव बना लेता है, जबकि H2S अणु नहीं जुड़ पाता है, अर्थात गैस के रूप में रह जाता है। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों में केवल जेनान यानी Xe ही सही रासायनिक यौगिक बनाता है, क्यों, या कारण बताए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर का भी पूछ सकता है, 1 नंबर का भी पूछ सकता है। अब ये तो एग्जाम में आएगा जैसे आ जाए, लेकिन चांसेस है पूछने का। अक्रिय गैसों में केवल जेनान यानी Xe ही सही रासायनिक यौगिक बनाता है, क्यों। तो अक्रिय गैसों का S और P, अक्रिय गैसों का S और P ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा रहता है। अक्रिय गैसों का S और P ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा रहता है, जिसके कारण अक्रिय गैस सही रासायनिक यौगिक नहीं बना पाता है। लेकिन Xe में D ऑर्बिटल भरा नहीं रहता है, जिसके कारण जेनान जो है सही रासायनिक यौगिक बना पाता है। फिर से एक बार सुन लेते हैं। अक्रिय गैसों में S और P ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा रहता है, जिसके कारण अक्रिय गैस रासायनिक यौगिक सही रासायनिक यौगिक का निर्माण नहीं कर पाते हैं, जबकि X यानी जेनन में D ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा नहीं रहता है, खाली रहता है। यही कारण है कि वह रासायनिक यौगिक बना पाता है। जैसे मान लीजिए XeF2। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, H3PO3 एक डाइप्रोटिक अम्ल है, कारण बताए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 नंबर का, कहीं कहीं पर H3PO3 एक डाइप्रोटिक अम्ल है, कारण बताया पूछा है, और कहीं कहीं पर इसका सिर्फ संरचना पूछ दिया है 1 नंबर का। तो दोनों हम लोग देख लेते हैं। संरचना पूछेगा तो संरचना बना देना है, अगर सिर्फ पूछता है H3PO3 एक डाइप्रोटिक अम्ल है तो उसको लिख देना है। तो H3PO3 केवल 2 विस्थापित योग्य हाइड्रोजन रखता है। सुन ले फिर से,
H3PO3 सिर्फ दो विस्थापित योग हाइड्रोजन रखता है, इसलिए इसे डाइप्रोटिक अम्ल कहा जाता है। और अगर आपका संरचना पूछेगा तो ऐसे बना दीजिएगा। क्वेश्चन अगर पूछता है कि H3PO3 एक डाइप्रोटिक अम्ल है, कारण बताया, तो उसमें सिर्फ आपको लिखना है कि H3PO3 केवल दो विस्थापित योग्य हाइड्रोजन रखता है, इसलिए इसे डाइप्रोटिक अम्ल कहा जाता है। और अगर संरचना का होता है तो इस तरह से बना दीजिएगा। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।